बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल रज़ाक ताहिर। आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कंपोनेंट स्केलर के भी हो सकते हैं और वेक्टर के भी हो सकते हैं। स्केलर के कितने हैं, वेक्टर के कितने हैं, वो हम अभी देखते हैं। स्केलर मीन्स बेटा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर डिजिट्स एसोसिएटेड विद द प्रॉपर यूनिट्स। उसकी एग्जांपल हम लेंगे 8 आपके पास। 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 + 7। आपको पता है ये इसका कंपोनेंट्स कहलाएगा, ये इसका कंपोनेंट्स कहलाएगा, क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर बना है। ऐसे क्या इसका और कोई कंपोनेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4। बेटा ये सारे इसके कंपोनेंट है। क्या इसके 8 के यही कंपोनेंट्स हैं? क्या कोई और नहीं हो सकता? और भी हो सकता है। मसलन कैसे? 7.5 और 0.5, ये भी तो 8 ही बना रहा है ना बेटा, तो ये भी इसका कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही आप इसके कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं बेटा? ऐसे ही आप इसके कंपोनेंट्स करते जाएं तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? इसको देखते हुए तो ऐसे रिजल्ट आप बना सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। ऐसे ही बेटा आपके पास वेक्टर है, तो स्केलर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। वेक्टर आपके पास है, फर्ज करें कि ये वेक्टर है बाय हेड टू टेल रूल, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये उसका रिजल्टेंट है, तो इसका मतलब b + c a के इक्वल है। ए से मुराद यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो b से मुराद ये इसका पार्ट्स है, c से मुराद ये इसका कंपोनेंट है, पार्ट है। ऐसे ही बेटा b भी इसका पार्ट है, c भी इसका पार्ट है। ऐसे ही यहाँ पर b और c a के पार्ट है, इससे मुराद यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर गौर करें इन फिगर में और इस फिगर में फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है बेटा कि यहां पर बी और सी एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं। यहां पर बी और सी आपस में राइट एंगल पर नहीं है, तो इनको आप कंपोनेंट तो कह सकते हैं, इस बी और सी को इस ए का कंपोनेंट तो कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं कह सकते। रेक्टेंगुलर का मतलब ऐसे कंपोनेंट जो वहां अमुदन वाक्य हों, जो एक दूसरे के राइट एंगल पर हों, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ऐसे ही बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो प्लेन में 2 ही हो सकते हैं, और स्पेस में कितने हो सकते हैं? स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन। याद रखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लेन में 2 होते हैं और स्पेस में 3 होते हैं। और इन जनरल कितने हो सकते हैं? जस्ट लाइक स्केलर, इनफाइनाइट। तो पहली ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर 1 2 3। क्या आंसर देना है बेटा? इनफाइनाइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मैक्सिमम नंबर का है, इसका मतलब प्लेन की बात नहीं की, 3 आ जाएगा। अगर वो प्लेन की बात करता है तो फिर कितना आंसर आएगा? फिर 2 आएगा। कंपोनेंट होता क्या है? कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या बनी आपके पास? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। बेटा गौर करते हैं इस फिगर पर, आपके पास ये वेक्टर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा, और ये जो कंपोनेंट है ये एक्स के लॉन्ग है। अगर ये एक्स के लॉन्ग है तो बेटा ये एक्स के लॉन्ग ही इफेक्टिव है, इसकी वैल्यू एक्स के लॉन्ग ही एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू एक्स के लॉन्ग एग्जिस्ट करती है, लेकिन ए एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू वाई के लॉन्ग कितनी होगी? 0। और ये कौन सा कंपोनेंट है? ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, ये बेटा वाई के लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, ये वाई के लॉन्ग इफेक्टिव है, तो इसका मतलब ए वाई की वैल्यू कह लें या एफ वाई की वैल्यू, वाई के लॉन्ग तो है लेकिन एक्स के लॉन्ग कितनी है? 0। एक्स के लॉन्ग ये इफेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ एक खास सिमत में इफेक्टिव है। तो इसलिए कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या करता है बेटा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, तहलील करना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। वो वाला प्रोसेस जिसमें एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तहलील कर लेते हैं, उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का नाम देते हैं। याद रखना है रेजोल्यूशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। बात कर बच्चा कह देता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, नहीं बेटा, रेजोल्यूशन जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर है। देखिए कैसे बनता है रिवर्स प्रोसेस। आप रेजोल्यूशन में क्या करें? एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स से वेरी करें, और एडिशन में क्या करें? उसके कंपोनेंट्स को सम अप करें, एक सिंगल वेक्टर ले लें।
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनती है? द पार्ट्स ऑफ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। द कंपोनेंट व्हिच इज along x-axis is known as horizontal component and component which is along y-axis is known as vertical component। ये आपके पास एक वेक्टर है, ये इसका एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट, ये एक्स के लॉन्ग है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा। क्योंकि एक्स के लॉन्ग है, इसके साथ इसका छोटा सा एक्स लिखा है। छोटा सा एक्स लिखने का मकसद भी ये है, इसको बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर ए जो है वो ये उसका एक कंपोनेंट है जो कि एक्स के लॉन्ग है। ये किसके लॉन्ग है? वाई के लॉन्ग है। अगर इसके साथ जी लिखा हो तो इसका मतलब ये कंपोनेंट्स जेड एक्सिस के लॉन्ग है। आगे बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को फाइंड करने हैं। पहले जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ दें। पहला पॉइंट फिगर के बारे में बेटा कहता है लेट देयर बी अ वेक्टर ए। देखिए लेट देयर बी अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओपी मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बेटा हम कह देते हैं साई को। देखिए जैसे इस पेंसिल का प्रोजेक्शन बन रहा है, अगर आप ये कहते हैं इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्चुअली इस पेंसिल का क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन कहलाएगा। प्रोजेक्शन मीन साया। बिल्कुल ऐसे ही बेटा अगर आप इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, फर्ज करें यहां पर इसके ऊपर लाइट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये ओ एम इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहलाएगा, जो कि किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ऐसे ही अगर इस साइड पर लाइट है, आप इसका प्रोजेक्शन वाई के ऊपर देखना चाहते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये ओ एन जो है वो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहलाएगा। किसके ऊपर कहलाएगा? वाई एक्सिस के ऊपर। क्योंकि ओ एम एक्स के लॉन्ग है इसलिए उसने इसको ए एक्स से रिप्रेजेंट किया है। ए एक्स को लिख सकते हैं ए एक्स आई, क्योंकि एक वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा? आपके पास आ रहा है ये मैग्नीट्यूड, उसके ऊपर से एरो हेड हटाया क्योंकि ये एक्स के लॉन्ग है, इसके साथ आई यूनिट वेक्टर आ गया। ये ए वाई है, ये ए वाई की मैग्नीट्यूड आ गई, साथ उसके साथ क्योंकि ये किसके लॉन्ग है? ये वाई के लॉन्ग है, इसलिए इसके साथ ये यूनिट वेक्टर आ जाता है। अगर वो जी के लॉन्ग होता तो उसके साथ के यूनिट वेक्टर आना था। आप गौर करें बाई हैड टू टेक रूल ए एक्स और ए वाई ए के इक्वल है। और गौर करें ए एक्स और ए वाई ये बेटा राइट एंगल पर है, तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। पढ़ते हैं जी इसको। ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ओपी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ओ एन ऑफ वेक्टर ओपी ऑन वाई एक्सिस। Projection OM being along x direction is represented by EXI and projection ON, गौर करें ON जो है वो MP में कोई फर्क नहीं, आमने सामने खिसलाएं इक्वल होने, along y direction उसको AY से रिप्रेजेंट। बाई हेड टू टेल रूल आपके पास क्या आ जाता है? A किसके इक्वल आ जाता है? AXI प्लस AYJ। AXI plus AYJ are the rectangular components of vector since these are at right angle to each other। आपस में कैसे हैं? राइट एंगल पर हैं, इसलिए इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा हमने इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी निकालना है और वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है। याद रखना है बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम रेशियो इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये जस्ट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल है। जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना तो रेशियो इस्तेमाल करते हैं कॉस थीटा की। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है बेटा, वो भी तो डिस्टेंस ही है ना, तो आपने कॉस थीटा, कॉस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर फिर फिगर में जाएंगे तो फिगर में देखें ये आपके पास बेस है, ये उसका क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो क्या आ जाएगा? ओ एम ओवर ओपी ए एक्स ओवर ए। तो यहां पर एरो हेड दिए हुए हैं, लेकिन बेटा ये वेक्टर हैं। लेकिन जब आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप एरो हेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा जस्ट फॉर राइट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इसलिए इनके ऊपर एरो हेड नहीं आएगा। एक्स किसके इक्वल आ गया? ए कॉस थीटा। ऐसे एफ एक्स किसके इक्वल आएगा? एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए वाई ओवर ए वाई किसके इक्वल आ गया? ए साइन थीटा। एट व्हाट एंगल्स ए एक्स और ए वाई, किस एंगल पर ए एक्स और ए वाई आपस में इक्वल होंगे? बेटा अगर गौर करें 45, 135, 225, 315, आपको नहीं पता ये ए एक्स वैक्टर शो किया है, ए वाई वैक्टर शो किया है, दो वैक्टर्स का भी इक्वल होते हैं
टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। और फिगर में गौर करके बताएं, क्या ये एक्स है, ये ए वाई है, इनकी डायरेक्शन सेम है? नहीं है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये किसी एंगल पर आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे। तो इसका आंसर बेटा इन चारों में से कोई नहीं बनता, बल्कि क्या आ जाएगा? इम्पॉसिबल। हाँ, अगर इसके ऊपर एरो हेड ना दिया होता तो फिर आप कह सकते थे बेटा इसका एंगल 45 भी आ सकता है इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, 135, 225, 315, सारी ऑप्शन बेटा पॉसिबल है। ये बात हम शॉर्ट आंसर में बताएंगे। इसके बाद एक फिर और छोटा सा क्वेश्चन है कि आपके पास ये फिगर दी हुई है, फिगर में कहता है आप इसका एक्स कॉम्पोनेंट्स निकालें। एक्स कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या है बेटा? एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ कॉस थीटा के। एफ यहां पर गौर करें कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन, और थीटा 30। अब यहां पर 30 नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि ये 30 वाई के साथ दिया हुआ है, आपने किसके साथ लेना है? बाई कन्वेंशन आपने पढ़ा है, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर ये एंगल कितना बन रहा है बेटा? ये तो 60 बन रहा है, तो इसके साथ फिर 60 डिग्री लेंगे। तो आपके पास एफ एक्स किसके इक्वल आ जाता है? 5 न्यूटन के। सी ऑप्शन बनता है, ये ऑप्शन नहीं बनता। आप 30 नहीं ले सकते इसको। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आपके पास वेक्टर के ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, आपने वेक्टर को निकालना है। आपको पता है वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो फिर पहले आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, आपके पास वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो इसके मुताबिक बेटा आपके पास फिर मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल आ गई? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए हम tan का इस्तेमाल करते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। आपको पता है अगर ए एक्स आप 4 ले लें, ए वाई आप 5 ले लें, और आपको ये कहा जाए कि थीटा बताएं, बगैर कैलकुलेटर के आपने कहा हम कैसे निकालें? बेटा बगैर कैलकुलेटर के आप निकाल सकते हैं। कैसे? हम आपको मेथड बताएंगे बगैर कैलकुलेटर के कैसे निकालना है। देखें जरा, आपको ये पता होना चाहिए जब ये एंगल 45 होता है उस वक्त ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। 45 डिग्री पर बेटा 45 डिग्री पर ए एक्स और ए वाई आपस में इक्वल होते हैं 41st क्वाड्रेंट में। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो अगर ये एंगल 45, ये साइड बड़ी हो जाए तो एंगल 45 से ज्यादा हो जाएगा, अगर ये साइड छोटी हो जाए तो एंगल 45 से कम हो जाएगा। ये तो आपको एस्टिमेशन हो गई है कि एंगल 45 से बड़ा है तो ए वाई बड़ा होगा, छोटा है तो ए वाई छोटा हो जाएगा। आप देखें यहां पर क्या बड़ा है बेटा? ए वाई बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये ए एक्स 4 होता है, ए वाई 4 होता है तो एंगल 45 होना था, ये थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब एंगल 45 से ज्यादा होगा। ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। इसका मतलब ये तो तीनों पॉसिबल नहीं है। तो फिर आंसर क्या आएगा आपके पास? 51। बगैर कैलकुलेटर के हुआ बेटा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।